जो छेड़ा है उसी के तहत आजमगढ़ जनपद में अन्न जल अभियान की चला था और उसी के बारे में बातचीत में आज करूँगा कि मेरे क्या अनुभव रहा, ताकि आप उन अनुभवों से समझ सकें कि ये जो अन्न जल संकल्प अभियान है और कितना ज़रूरी है गांव की हालात को बदलने के लिए, खासकर गांव सरकार लागू करने के लिए। तो आजमगढ़ में 25 जून से हम लोगों ने अन्न जल संकल्प अभियान की शुरुआत की और ये 29 जून तक चला। इस पहले ये जैसा होता है कि ये हम लोग इस अन्न जल संकल्प अभियान में गांव में जाते हैं, गांव में सभाएं करते हैं और सभाओं में मैंने जैसे पहले बता चुके हैं कि पहले जैसे किसी भी सभा में पहले घंटा बजाया जाता है और शंख और घंटा बजा के जनता को इस उद्देश्य के लिए बजाया जाता है कि कोई भी जनता को जगाया जाए। तो शंख और घंटा बजा के एक तरह से जनता को जागृत करने का एक संदेश दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रध्वज फहराने का भी एक उद्देश्य है और उद्देश्य ये है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि 1947 में भारत देश तो आज़ाद हुआ लेकिन गांव आज़ाद नहीं हुए और गांव को इस आज़ादी का एहसास ही नहीं है कि वो देश के आज़ादी देश को मिली है तो उनको भी आज़ादी मिली है। खासकर गांव के लोगों को अपनी व्यवस्था अपने ढंग से चलाने की आज़ादी मिली, तो उनको एहसास कराया जाता है कि आप आज़ाद हैं। आप जो अधिकारियों और नेताओं के गुलाम बने हुए हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और ताकि उनके अंदर अपनी आज़ादी का एहसास हो। तो और राष्ट्रध्वज फहराने के बाद अपने अपने विचार रखे जाते हैं कि गांव सरकार क्यों जरूरी है और क्या संवैधानिक व्यवस्था है और किस तरह से सरकार ने उस संवैधानिक व्यवस्था को एक तरह से उसके रौंद दिया है संवैधानिक व्यवस्था को और सरकारों ने उसको लागू नहीं होने दिया है और सरकार गांव को एक अपने विभाग की तरह से पंचायती विभाग की आखिरी कड़ी के रूप में इस्तेमाल करती हैं और ख़ास करके वो जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से गांव का संचालन ये लोग कर रही हैं। ये गुलामी का स्तरीय है। तो ये कार्यक्रम उसके बाद अन्न जल संकल्प का लिया जाता है। गाँव वालों को जब बता दिया जाता है कि समझ लेते हैं कि गांव सरकार जरूरी है तो उनसे ये कहा जाता है कि अब आप अन्न जल संकल्प अभियान अन्न जल संकल्प लीजिए और ये पूरी छूट जाती है, किसी प्रकार दबाव नहीं है। अगर आप समझते हैं कि अन्न जल संकल्प लेना चाहिए आपको तो लीजिए, क्योंकि अन्न जल संकल्प अभियान में उनको ये बताया जाता है कि इस अभियान के तहत हर नागरिकों को ये बताया जाता है कि आप ये जो गांव की सरकार है वो आपके द्वारा संचालित होनी चाहिए। जो गांव पंचायत है उसकी सारी व्यवस्था आपके द्वारा चलानी चाहिए, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था नेता और अधिकारी लागू नहीं होने दे रहे, तो लागू होने के लिए प्रधानमंत्री से आप अपील करिए कि इसको लागू करें। और इसलिए उस अन्न जल संकल्प में होता क्या है कि अन्न और जल हाथ में लेके जनता से कहा जाता है कि आप ये संकल्प लीजिए कि मैं अन्न जल को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप गांव सरकार लागू करिए और नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं आपको वोट नहीं दूंगा। और ये भी बताया जाता है कि ये बिल्कुल एक स्वेच्छा से ये आपको संकल्प लेना है, किसी हमारे कहने से नहीं, किसी का दबाव में नहीं, क्योंकि वोट देने और न देने का अधिकार आपका है। तो चूँकि वोट देने और न देने का अधिकार आपका है, इसलिए आप ये संकल्प आप लीजिए कि वोट देना है कि नहीं देना है। अगर आप समझते हैं कि आपको गांव सरकार बनाने के लिए इस तरह का संकल्प लेना चाहिए तो आप अवश्य संकल्प लीजिए। तो ये इस व्यवस्था को इस तरह से सारे कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। अब मैं आपको जो आजमगढ़ में जो मेरे जो अनुभव हुए उसके मैं आपसे जिक्र करूँगा कि आजमगढ़ में क्या मेरा अनुभव था। देखिए, आजमगढ़ में 3-4 तरह का अनुभव हमको विशेष अनुभव हुए और उसका मैं आपसे उसको बताना चाहूँगा
मैं इस बार आजमगढ़ में के हम लोग तो रुकते ही हैं, मीटिंग गांव में होती है और रात में गांव में रुकते भी हैं। तो इस बार हम लोग आजमगढ़ के उन क्षेत्रों में भी 2 रात बिताए जहाँ की बाढ़ क्षेत्र है, जिसको कि वो दियारा क्षेत्र कहते हैं, दियारा उसको बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। वो गंगा वो जो नदियों के किनारे का क्षेत्र है। और आजमगढ़ में जो घाघरा नदी है, जिसको सरयू नदी भी कहते हैं, बहुत विशाल रूप में घाघरा नदी वहाँ फैली हुई है। और उसका पार्ट मतलब उसके नदी के किनारे किनारे करीब 15-20 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है बिल्कुल उसी के उसके किनारे किनारे आता है। और वह भयंकर वो 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर लोग कहते हैं, बता रहे थे कि ये हमेशा बाढ़ से पानी से भरा डूबा रहता है। और उस क्षेत्र में केवल एक फसल रबी की होती है, गेहूं की फसल होती है, धान नहीं होता क्योंकि धान सारे डूब जाते हैं। तो एक तो उनकी स्थिति यह है कि सिर्फ एक फसल का क्षेत्र है। वहाँ की स्थिति यह है कि ये हम लोगों ने देखा तो हैरत हुआ कि क्या मतलब ये भी 75 साल देश की आज़ादी को हुए, लेकिन आज भी इन लोगों के इस क्षेत्र में वो जो विकास का जो विकास आप समझते हैं 75 साल में अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसका एक पैमाना होगा ना कि हम अमृत महोत्सव में इस तरह का विकास अपने देश में हम अचीव कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। तो मैंने नहीं समझता वहाँ कुछ इस तरह का कोई विकास दिखता है। उस वहाँ के तो एक तो पहले सड़कों की स्थिति लीजिए, सब बालू 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 है, बंदा बनाया गया कहीं कहीं, लेकिन सड़कों की स्थिति यह है कि वो सब के सब वो पानी में 3 महीने वो सब के सब सड़कें डूबी रहेंगी। उसमें कोई इस तरह की सड़कें नहीं हैं जैसे आप बाढ़ क्षेत्र में कि आप 3 महीना तक उस क्षेत्र में जा रहे। एक तो बड़ा चौंकाने वाली बात मैंने देखा कि जुलाई के महीने में, जबकि सबको मालूम है कि जुलाई के महीने में इस समय बाढ़ आने वाली है, तो मैंने देखा कि वो जो बालू की जो सड़कें हैं, जो सड़क है गांव गांव को जोड़ती हैं, इस समय उस पर खड़ंजा बिछाया जाता है। अभी आप ये कल्पना करिए कि इस समय वहाँ खड़ंजा बिछाने का मतलब कि वो सारे ईंटें जो हैं एक जब बाढ़ आएगी तो वो सब बह जाएंगे, उनका आता पता नहीं रहेगा, भयंकर बाढ़ आती है। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि इस समय ईंटें बिछाने का मतलब कि वो सरकारी पैसे के लूट, ताकि इसमें बिछाएं, कागज़ पर बिछा के वो पेमेंट ले लेंगे और उसके बाद 2-3 महीने बाद वो कह देंगे कि साहब हम क्या करें, बाढ़ ने उनको बहा दिया और उसका पैसा तो पैसे पेमेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सालों साल हर साल ये वहाँ इन एरियाओं में इस तरह की सड़क का धांधली बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार के लोगों को मालूम नहीं। जब हम एक दिन में मैंने देख लिया तो वहाँ तो आते जाते रहते हैं, कोई भी जाके देख सकता है। तो एक दिन में मुझको दिखाई दे दिया तो इन लोगों को नहीं दिखाई देता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला और धांधली बड़े ठाठ से देश की 75 साल आज़ादी में के टाइम में चल रहा है कि मतलब जुलाई में बिछाए जाएंगे, अक्टूबर में ख़त्म हो जाएंगे, यानी उनके लिए सड़क की सुविधा कभी इस जीवन में कभी उपलब्ध नहीं हो सकती है। जो वही कच्चे मार्ग रहेंगे उसी पर वो उनको चल रहा है। दूसरी बात, हमें वहाँ एक और लोगों की शिकायत मिली कि साहब यहाँ बिजली के कनेक्शन, बहुत काफ़ी लोग आए हमारे पास बता रहे थे कि बिजली का जो कनेक्शन है उनको 2017 में दिया गया और बताया गया कि एक बल्ब आपको फ्री है, बाकी का मीटर लगा दीजिएगा, मीटर के हिसाब से आपको बिजली का पेमेंट करना। बताया लोगों ने कि जब ये 17 के बाद जब से लगा उसके बाद कोई बिजली का बिल नहीं आया, कोई पैसा लेने नहीं आया, और अचानक 22 में करीब किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 25,000 का बिजली का बिल दे दिया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिजली का बिल कहाँ से आया। जब हम बहुत से लोग ऐसे थे, उनका था मैंने तो एक ही बल्ब लगाया है, उनका भी 20-30 हज़ार का आ गया है। तो होगा क्या कि इन लोगों ने 17 के बाद वो 500 रुपये महीने के हिसाब से उन्होंने बिजली का बिल बना के और उसके बाद पेनाल्टी और ये लगा हुआ के सबके पास भेज दिया और अपनी खाना पूर्ति की। तो आप बताइए, गांव एक तो ये गरीब क्षेत्र के लोग हैं जहाँ एक फसल होती है, उनको आपने बिजली दे के बड़ा एहसान किया, और वो बिजली का बिल की हालत ये है कि सबको 30,000 40,000, वो ज़िंदगी भर क्या वो पीढ़ियाँ कमा लेंगे तो 30-40 हज़ार के तो
वो लोग पैसा 30-40 हज़ार रुपया बिल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हालात उनके गरीबी का मैंने देखा उनके मान का नहीं है। तो करेंगे क्या कि बिजली का कनेक्शन ये लोग काट देंगे और फिर वो पूरे का पूरा क्षेत्र अंधेरे में रहेगा। उनकी हैसियत नहीं है कि बिजली के बिल वो का भुगतान कर दें। तो ये हमारे शासन का नमूना का और भ्रष्टाचार के नमूना का शासन का ये दूसरा है। तीसरा उन्होंने ये भी बात बताया कि यहाँ इस क्षेत्र में कभी कोई नेता वोट मांगने नहीं आता। अभी वहाँ हमारे जाने के कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव चल रहा था और कहा उन्होंने कि यहाँ कभी कोई वोट मांगने आता ही नहीं था। और वो कहते हैं कि इस दियारा क्षेत्र में क्या वोट मांगना है। और तो हमने पूछा आप वोट देते कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या करते हैं हम लोग अपने जैसे जात का बात का वोट है और जैसे हर जात के लोग देते हैं उसी तरह हम लोग अपने जात के हिसाब से पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। हम लोगों के क्षेत्र में कोई आता नहीं है। और आने का कारण क्या है कि जब लोग इसलिए नहीं आते हैं कि समस्या ही समस्या है उस क्षेत्र में, तो वो नेता सोचते हैं कि यहाँ जाने से फायदा क्या है, वो केवल समस्या सुनाएंगे, समस्या का समाधान तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो आते नहीं है। कभी कोई उधर वोट मांगने नहीं आता। तो ये 75वें साल अमृत महोत्सव में लोकतंत्र का एक नमूना ये देख लीजिए कि उस क्षेत्र में कभी वोट मांगने लोग जाते ही नहीं हैं। ये हमारा लोकतंत्र को कहेंगे भारत का ये लोकतंत्र है, महान लोकतंत्र है और ये बड़ा सफल लोकतंत्र है। तो उसका नमूना ये भी एक देखने को मिला। तीसरी जो समस्या ये आई कि चौथी मुझे जो देखने गया कि उन लोगों को पंचायतों के बारे में तो कुछ नहीं पता है। वो तो कहते हैं कि साहब हम लोग क्या जाने कि यहाँ कौन सी पंचायती व्यवस्था चल रही है। और जो व्यवस्था जो दिखती है कभी कभी तो वही प्रधान और धान है अपना, वही इधर उधर अपना, हम लोग खाली प्रधान को जानते हैं और किसी को हम लोग जानते ही नहीं कि क्या पंचायत सेक्रेटरी क्या करते हैं और कौन करते हैं, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उससे भी बिल्कुल बिल्कुल दूर दराज तक उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। एक बात और देखने को माने कि एक पुल बना था वहाँ, वो इस सीजन में चलने के लिए, बरसात में तो चलने का कोई सवाल ही नहीं है। वो पुल 3 साल से टूटा हुआ था और 3 साल से वही नकली घूस वाले सब बनाए होंगे पुल कमीशन वाला पुल, और जैसे बना वैसे टूट गया। 3 साल से उस पुल को उन्होंने कोई निर्माण नहीं हुआ, न किसी ने ध्यान दिया। और 3 साल से जनता उसी तरह से उस बालू में वो आ रही है जा रही है। बालू की सड़क, कच्ची सड़क बना के उसी कच्ची सड़क बालू वाला जो चलता है उसमें वो लोग आते रहते हैं। वो उनकी हालत ये है। एक और समस्या उन्होंने बताई कि उस क्षेत्र में नदी जो है बहुत, जब बाढ़ होती है तो बहुत से वो नदी क्या करती है कि कुछ क्षेत्र में पूरा का पूरा बालू वो छोड़ जाती है। तो उन्होंने कहा साहब जो क्षेत्र में हम लोग खेती कर रहे थे उस क्षेत्र में इस बार नदी ने इतना बालू छोड़ दिया है कि हम लोग तो खेती करने लायक नहीं है। तो जो एक फसल की खेती होती है, जो गेहूं की खेती हम लोग करते हैं, इस बार बहुत सारे क्षेत्रों में वो गेहूं की खेती भी हम लोग करने लायक नहीं रह गए। एक बात और भी चौंकाने वाली हमको मिली कि इस समय जुलाई का है, सबको मालूम है कि अब बाढ़ वहाँ आने वाली है। और हम लोग जैसे आए उसके दूसरे दिन से बरसात शुरू भी हो गई उस क्षेत्र में। तो बाढ़ आएगी, हर साल आती है, कभी ऐसा होता नहीं है कि उस क्षेत्र में पानी नदी का न आवे, कभी नहीं होता कि उस क्षेत्र में न आवे, क्योंकि वो नदी ऐसी नदी है कि बड़ी भयंकर नदी है, घाघरा नदी, और वो अपना विस्तार बहुत ज़्यादा, उसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। और बड़ी वैसे तो गर्मी में बड़ी शांत रहती है, लेकिन जब बरसात में वो इतनी बड़ी नदी हो जाती है कि वो भयंकर जैसे जिसको कहते हैं वो भयावह नदी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि अब तो देखा मैंने कहीं भी नाव पहले से पहुंचा नहीं दिया गया था कि लोग गांव के लोग आने जाएं, और किसी भी गांव में मैंने नहीं देखा कि उनके लिए सरकार ने एक नाव की व्यवस्था कर दी कि हर गांव में एक नाव पड़ा रहे, ताकि जब ये स्थिति आए बाढ़ की तो अपने नाव का वो इस्तेमाल करें। तो कहीं पूरे अभी इस समय अगर नाव की व्यवस्था, इस समय बाढ़ नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कों से आना जाना हो रहा था, तो ट्रकों से लाद के जगह जगह हर गाँव में नाव पहुँचा दिया गया होता, तो उन लोगों के साथ जब बाढ़ होती तो एक आराम उनको मिल जाता। और बाकी तो और सुविधा क्या सोचिए, दवाई का क्या है, बाढ़ में क्या सुविधा है, स्कूल तो हैं, लेकिन अब स्कूलों में 3 महीना तो मैं नहीं समझता कि कोई पढ़ाई लिखाई होती है कि बाढ़ में। वो सब स्कूल डूबे रहते हैं, कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो 3 महीना उनकी पढ़ाई कैसे होती है,
ये भी रहस्य मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो 3 महीना तो सारे स्कूल जो उस एरिया में बने हुए हैं सब डूबेंगे, सब बाढ़ में रहेंगे। तो ये आपको एक ऐसी स्थिति दियाबा क्षेत्र में मैंने जहाँ देखा, बाढ़ के क्षेत्र में, और आजमगढ़ का काफ़ी क्षेत्र, आजमगढ़ जनपद का इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र घाघरा किनारे हैं, उनकी हालत ये है। वैसे उधर दियारा क्षेत्र तो मैं बलिया में गया था, वहाँ भी था, दियारा क्षेत्र वहाँ गाजीपुर में भी था, लेकिन दियारा क्षेत्र में मैं वहाँ दियारा क्षेत्र में रात में रुका नहीं था, लेकिन आजमगढ़ के दियारा क्षेत्र में जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें मैं नदी किनारे जो क्षेत्र है वहाँ रात में मैंने 2 रातें बिताई। तो मुझे इस बार बहुत सारी चीज़ें से मैं अवगत हूँ। तो ये जो देश में जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश की आज़ादी के बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, तो उसका एक नमूना समझ लीजिए कि ये जो दावे हैं वो ये किस तरह से और कहाँ तक इनके अपनी पहुँच रखते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि 75 साल देश की आज़ादी में लोगों ने ऐश नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐश कर रहे हैं, अफसर ऐश कर रहे हैं, नेता ऐश कर रहे हैं, व्यापारी ऐश कर रहे हैं, जो लोग और भी पेशे में लगे हुए हैं लोग ऐश कर रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं। लेकिन वो जिन लोगों को जो 75 साल पहले जिन क्षेत्रों में जिन लोगों की हालात थी, बहुत क्षेत्रों में उनकी हालात तो मैंने देखा कि उनकी हालात थी, मकान की स्थिति थी कि मकानों में मैं एक गांव में मैं रुका, वहाँ देखा कि वहाँ मकान में 2-3 मकान पक्के मकान थे और बाकी सारे के सारे वो झोपड़ी था। और अगर एक मामूली सा आग की चिराग अगर कहीं से जल जाए तो समझ लीजिए कि कहीं आग लग गई तो पूरा गांव वो समझ लीजिए कि जल के खाक हो जाएगा। और वो लग रहा था कि अगर आग कहीं लगी, तेज बारिश हुई तो वो जल के खाक हो जाएगा। अच्छा, उसका कारण है कि जो लोग पक्का मकान नहीं बना सकते हैं तो उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि वो अपने कैसे रहे, तो वो लोग वही सरपट वाला मूंज के उसका ही मकान बना के सारे लोग रह रहे थे। और लोग कह रहे थे साहब कि हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और हम लोगों को मकान बनने के लिए व्यवस्था नहीं की गई। और वो क्यों नहीं की गई? अब एक दिक्कत ये है कि एक गांव वहाँ है तो दूसरा टोला 2 किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है, तो ग्राम पंचायत में जिस पंचायत में ग्राम प्रधान रहते हैं विशेष रूप से, वहाँ तो उन कुछ मकान की व्यवस्था उन्होंने कर दी, लेकिन बाकी 1-1.5 किलोमीटर दूर तक जो टोले हैं, मुजरा जिसको बोलते हैं, वहाँ उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था मुझे देखने को नहीं मिली। तो मैं नहीं समझता कि मेरी बात को सुन के कोई सरकार बड़ा इस प्रदेश की सरकार इतनी सेंसिटिव है या इस प्रदेश के अधिकारी बहुत ही नम्र, वो बहुत ही वो सेंसिटिव हैं और उनके अंदर बड़ा तकलीफ़ होगा हमारी जनता के प्रति, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि चूँकि मैंने खुद देखा है और जाकर अनुभव किया है, तो इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है और ये सभी का दायित्व है कि भारत के संविधान भारत एक संविधान चलता है, एक सोशल वेलफेयर स्टेट है और सबका सब रूल ऑफ लॉ है, संविधान के हिसाब से सबको अपना हक अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं ये अपने कर्तव्य को समझ के ये बात कह रहा हूँ। कोई इसलिए नहीं कि मेरी बात को से बड़ा ऐसा व्यापक प्रभाव पड़ेगा कि इस दिशा में कोई ठोस कदम तुरंत सरकार उठा लेगी, या अधिकारी दौड़ा करने के पहुँच जाएंगे और देखेंगे कि नहीं इस दिशा को, इन चीज़ों को बदलना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र है उसमें आप क्यों इस तरह की सड़कें बनाते हैं जो सीमेंट की हो, कंक्रीट की हो, ईंटे की हो? अगर उसको आप सीमेंट का क्या नहीं बनाते, नहीं खड़ंजे की बनाते हैं और ईंटे की बनाते हैं या मिट्टी की बनाते हैं। इन क्षेत्रों में अगर आपको सड़कें बनाना हो तो जो पुल जैसा सड़क है, कंक्रीट के जो पुल बनते हैं, धीरे धीरे वो डेवलप करिए ताकि वो कंक्रीट की जो उस तरह की जो पुल नुमा जो सड़क होंगी वो हमेशा के लिए अस्थायी रहेंगी। बाढ़ आएगा और उधर अपना जब तक रहेगा उसमें डूबे रहेंगे, बाढ़ आएगा बिल्कुल सड़क वैसे ही
जैसे पुल होते हैं, पुल डूब जाते हैं, फिर पानी निकल जाता है और वो सड़क बने थे। तो ऐसी सड़कों का इन क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए, इस तरह के सड़क का निर्माण करना चाहिए। लेकिन पता नहीं हमारे देश के जो विकास के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को आज तक 75 साल हो गए देश की आज़ादी हो, क्यों नहीं सोचा कि इन क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी की सड़कें या खड़ंजे की सड़कें नहीं, तो पैसे की बर्बादी है। और इससे अच्छा होता कि थोड़ा ही थोड़ा हर साल कुछ न कुछ बनाते, तो शायद इस तरह की सड़कों का निर्माण अगर की जाल बना देते तो उस क्षेत्र में आवागमन का हमेशा हमेशा के लिए ये दिक्कतें हो जाती, ख़त्म हो जाती। और जब आवागमन की दिक्कत ख़त्म हो जाती तो निश्चित रूप से ये लोग रोज़ शहरों में निकलते, कस्बों में जाते, स्कूलों में अच्छे अच्छे उधर क्षेत्र में लोग अपना अच्छे स्कूलों में पढ़ते और चिकित्सीय व्यवस्था भी उनकी हो जाती। जो भी जीवन की उनकी ज़रूरतें होती उन सड़कों के माध्यम से वो धीरे धीरे पूरा कर लेते। लेकिन आज तो मैं नहीं समझता कि वो उनकी कोई बीमारी में तो खैर कल्पना मत करिए, 3 महीने कोई उनको डॉक्टर मिलेगा जिसके यहाँ जाएँ। ये 3 महीने उनको ये समझिए कि वो दुनिया से तो बिल्कुल एक तरह से कटे रहते हैं, और क्या खाते हैं क्या पीते हैं वही मुफ्त का राशन जितना उनको ऊपर से बढ़ता होगा वो शायद जितना मिल जाता होगा। तो खैर किसी तरह वो घसीट के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि ज़िंदगी घसीट रहे हैं। और हमारे योजनाकार जो है अपना मस्त बैठ के यहाँ से लखनऊ और दिल्ली से बड़ी बड़ी योजना उनके लिए बना रहे हैं। और ज़्यादा कहेंगे कि साहब क्या करें, ये भ्रष्टाचार बहुत आप उनको सुझाव देंगे, कहेंगे नहीं ये गाँव वाले खुद ही भ्रष्ट हैं, वहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट हैं, तो हम लोग अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें, वो सब भ्रष्ट हैं, तो इसलिए सारा पैसा तो हम बहुत देते हैं लेकिन वो सब खा पी लेते हैं, तो उनको ऊपर ही लांछन लगा देंगे कि सबके सब भ्रष्ट हैं। अब ये क्षेत्र तो ये देख लिया हमने दियारा क्षेत्र का। मैं समझता हूँ कि आपको पहली बार आंखों देखा दृश्य जो मैंने देखा उससे आप परिचित हुए होंगे जो लोग दियारा क्षेत्र में कभी गए नहीं। अब मैदानी क्षेत्र में आइए, जहाँ की अच्छी जो कस्बे हैं मैदान क्षेत्र में, उधर भी मैं 2-3 दिन रहा। कुल 5 दिन की यात्रा थी, 2 दिन उधर रहा, 3 दिन इधर रहा। इसमें एक अनुभव मेरा है, और मुझे एक गांव में रुकना पड़ा जो गांव बिल्कुल सड़क हाईवे के बगल में था। वहाँ मैंने ये अनुभव किया कि मुझे उस गांव में छत पर लिटाया गया, बिल्कुल हाईवे के जो सटा हुआ घर था, और उसके छत पर हम लोग लेटे। छत पर इसलिए लेटे कि बिजली की स्थिति ये थी कि बिजली तो कहने के लिए दावा बड़े बड़े हो रहे हैं, 18 घंटे गाँव में बिजली आ रही है। हम लोग वहाँ देखा हम लोगों के 10-12 घंटे बिजली आती है, और वो भी बिजली कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हम लोग 3 दिनों में हम लोगों ने जो बिजली का देखा उसमें 8 से लेके 11-12 बजे तक तो बिजली हम लोग को मिली नहीं। यानी कि जब सोने का समय है उस समय आपको बिजली नहीं, तो आप समझ लीजिए कि फिर हम लोग को खुले में हम लोग सोए, और किस तरह से मच्छरों का हम लोगों ने सामना किया। 4 घंटा तो बिजली थी नहीं, अगर बिजली रहती तो उन्होंने पंखे लगा रखे थे, लेकिन जब बिजली रहती तो चलती तो मच्छर ना काट, लेकिन चूँकि बिजली नहीं थी, पंखे 4 घंटा 5 घंटा हम लोग रोज़ मच्छरों का सामना करते थे, और मच्छर भी भरपूर थे। एक बात ये भी हमें पहली बार जानकारी हुई कि दियारा क्षेत्र में तो मच्छर नहीं लगते हैं। हमने पूछा भाई दियारा क्षेत्र में क्यों नहीं मच्छर लगते, और यहाँ मैदानी क्षेत्र में तो खूब मच्छर लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र में वो मच्छर पानी कहीं लगता नहीं है, क्योंकि सब बालू है, तो बालू में सारा पानी जो है वो सूख जाता है, जैसे पानी गिरा सूख जाता है, तो वाटर लॉगिंग टाइप की पानी का कोई जमावड़ा नहीं होता है, जमावड़ा नहीं होता तो इसलिए मच्छर नहीं पनपते। तो देखिए प्रकृति बड़ा सुंदर व्यवस्था दियारा वालों के लिए है, गरीबी तो है लेकिन वो मच्छर मुक्त एरिया है। तो ये ईश्वर ने या प्रकृति ने उनके लिए कम से कम मच्छरों से बचाव अपने हिसाब से कर रखा है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में मच्छरों से बचाव नहीं है, वहाँ तो खूब तबीयत से, क्योंकि इतनी गंदगी है मैदानी क्षेत्रों में कि वो उसका व्याख्या नहीं कर सकते। ये पता नहीं सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, मैंने तो न कहीं सफाई कर्मचारी देखा न कहीं ये देखा कि कहीं कुछ साफ सुथरे हैं। वही प्लास्टिक का भरमार, चारों तरफ प्लास्टिक बजबजा रही थी, चारों तरफ कूड़े करकट गाँव में मजबरा रहते हैं, सड़कों के किनारे जहाँ भी बस्तियाँ हैं वहाँ वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
और वहाँ सारे कस्बे हैं, चाहे छोटे छोटे वो बड़े गांव छोटे गांव, सब में आप घुसते ही आपको इस तरह कचरों का अंबार दिखाई देगा। ये गांव है, ये भारत के जो गांव है, ये आपको उसका असली नमूना गंदगी के मामले में ये देखने को मिला। और दूसरा जो बात मैं कहना चाहता था कि वो जब हम छत पर सोए तो 4 घंटे तो समझ लीजिए कि वो स्थिति यही थी कि मच्छरों का मुकाबला कर रहे थे। उसके बाद 12 बजे के बाद वो हाईवे था तो ट्रकों का चलना शुरू हुआ। अब वो ट्रकों का जो चलना शुरू हुआ तो वो आवाज़, एक के बाद एक आवाज़, और उसके बाद ट्रकों में बड़ी बड़ी म्यूजिक लगाए हुए थे लोग, और गाने का आवाज़ बहुत तेज ट्रक ड्राइवर चला के जाते हैं रात में ताकि उनको नींद ना आए। तो इस तरह से रात भर आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं तो 2-3 रात, एक ही रात ऐसी जगह पर सोया। तो मैंने ये कहा कि ये जो योजना है सड़क के किनारे बसने का, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को अगर सरकार इस तरह से सारे लोग गाँव छोड़ के सड़क के किनारे जो आवासीय व्यवस्था बना रहे हैं, वहीं दुकान बनाते हैं और वहीं आवास बना रहे हैं, तो इसको सरकार को रोकना चाहिए। क्योंकि अन्यथा ये तो 10-20 साल में सबके सामने ये सुनाई न दे गिरने की समस्या, साउंड पोल्यूशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि पीढ़ी आगे पीढ़ी, मैं तो समझता हूँ कि ये बर्बाद होने जा रही है। आज तक की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा कि सड़क के किनारे, खास करके हाईवे में जहाँ हज़ारों ट्रक मिनटों में तो आधे घंटे 15 मिनट में गुजर रही है, तो ये इन्होंने क्या कि ये साउंड पोल्यूशन के बारे में तो ये विचार क्यों नहीं किया गया? क्यों इन लोगों को सड़क के किनारे बसने दिया जा रहा है? और सड़क के किनारे अगर आप बसने देंगे तो इनका आने वाले समय में जो विकृतियाँ होंगी उनका उपचार कैसे होगा? और विकृतियाँ होंगी, वो साउंड पोल्यूशन तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ तो आप झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि हॉर्न बजे कि नहीं, मंदिरों पर लगे कि नहीं, मस्जिदों पर लगे, इतनी चिंता है साउंड पोल्यूशन की। लेकिन सड़कों के किनारे जो गांव लोग नई बस्तियां बनाने चले जा रहे हैं, उनके साउंड पोल्यूशन के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है? उनकी क्या समझ नहीं है आपकी? वो जितना, मैं तो कहता हूँ जो माइक, ये मंदिर और मस्जिद वाले माइक वाले तो जितना पोल्यूशन करते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए करते होंगे, जिसके लिए बड़ी आपको चिंता है और बड़ा आप समझते हैं कि बड़ा साउंड पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाई कोर्ट को भी चिंता है, सुप्रीम कोर्ट की भी इस पोल्यूशन की बड़ी, साउंड पोल्यूशन की बड़ी चिंता है। लेकिन ये जो परमानेंट साउंड पोल्यूशन चल रहा है और वो सड़कों के किनारे जो बसे हुए हैं और भारी संख्या में हर आदमी अपना गाँव छोड़ कर सड़क पर आ रहा है, ये साउंड पोल्यूशन के बारे में क्या आपको कोई दूर तक आपके जो नीतिकार हैं, नीति आयोग में बैठे हैं, सरकार में पोल्यूशन बोर्ड बैठा है, सरकार में पोल्यूशन के मंत्री बैठे हैं, पोल्यूशन मंत्री बैठे हैं, और ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, तो क्या इन लोगों को समझ में नहीं आती है कि ये इन चीज़ों को सुधरना चाहिए? तो ये 75 साल में भैया अमृत महोत्सव किस बात के लिए मना रहे हैं? किस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं? देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो शिक्षा के आपने ठीक कर पाए, न स्वास्थ्य ठीक कर पाए, न पोल्यूशन ठीक पाए, न दूर दराज इलाकों में जहाँ लोग तकलीफ में हैं उनको ठीक कर पाए। और तो कर क्या रहे हैं भाई? हमें तो यही बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 75 साल में किस बात का अमृत महोत्सव मना के, और बड़ा गुणगान गाया जा रहा है। देश के लोग बड़ा गुणगान गाने में लगे हुए हैं कि वाह, जब मैंने लोकतंत्र का भी बात बता दी, विकास के बारे में बता दी, और जो नई समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें तो आपके सामने, कोई छिपी हुई तो चीज़ें हैं नहीं। तो हो क्या रहा है देश में और कौन इसको समझेगा, कौन देखेगा? तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ जो गांव सरकार की हम बात करते हैं, इसलिए और रेलिवेंट हो जाता है। अगर गांव सरकार का आप गाँव वालों को अपनी व्यवस्था चलाने की आप दे देते तो वो गांव वाले अपने लिए नाव रख लेते, अपनी सड़क में बनवा लेते, अपने पुलिस सड़क ये भी नियम बना लेते कि सड़क किनारे कोई बसेगा नहीं, उसके लिए नियमावली बना लेते, वहाँ उनको रोकते और पोल्यूशन के बारे में विचार करते। इन सारी चीज़ों के बारे में वो विचार करते, जो सड़कें की जरूरत थी वो सड़क के विचार करते। एक और बात वो उन्होंने बताया कि एक तो ये चलते चलते ये एक बात आपको बताऊं, उन्होंने कहा साहब कि हालत ये है कि ये जो गायों की जो समस्या है, तो दूसरे एक क्षेत्र के लोग, वहाँ के जो आजमगढ़ के लोग बताए कि
गोरखपुर क्षेत्र से लोग नदी में गाँव को ले आते हैं गाय को, और नदी के इस पार छोड़ जाते हैं। तो गोरखपुर से तमाम गाँव को ले आकर इस क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है, और जिससे कि आजमगढ़ के जो नदी के किनारे किनारे के क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से वो छुट्टा गाय जो है वो घूम रहे हैं। तो इस समय अगर थोड़े बहुत ज़मीन है उस पर वो खेती सब्जी उब्जी उगाना भी चाहें तो वो नहीं उगा पा रहे हैं। तो ये भी सारी व्यवस्था है। तो इन समस्याओं से एक भी मुझे नहीं दिखा कि उस पूरे क्षेत्र में मैंने इन 5 दिन का जो दौरा किया कि मुझे लगा कि भाई समस्याएं तो आएंगी, ठीक है, समस्या आनी चाहिए, विकास का एक जब विकास होता है तो समस्या आनी, लेकिन कहीं मैंने देखा नहीं कि जो विकास के नाते कोई या विकास या जो विकास नहीं हो रहा वहाँ भी किसी समस्या का समाधान भी उसके समानांतर चल रहा है कि इन समस्याओं से समाधान किया जाए। बल्कि मैंने ये देखा कि समस्याओं को एक तरह से बिल्कुल छोड़ दिया गया कि जैसे चाहे वैसे समझे, और न कोई नई व्यवस्था दी जा रही है। और तो कैसे ये लोग आने वाले समय में इस क्षेत्रों का क्या होने वाला है, क्या इनका भविष्य होगा, इनके आगे वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, इनको बस कब तक इनको आप मुफ्त में खिलाते रहेंगे। अब आपके पास यही एक नारा है कि मुफ्त में दे दें। शौचालय का भी आपने जो कहा, शौचालय का भी मैंने इन गाँव में देखा कि वो शौचालय है। अब वो मैंने देखा कि शौचालय में बन तो गई है, वो सीट उट लग गई है, लेकिन वो दरवाजे नहीं है। उन्होंने वही मूंछ का दरवाज़ा, छत भी नहीं है, मूंछ का दरवाज़ा लगा के, और ऐसे शौचालयों को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या करें, और कोई शौचालय था नहीं, तो वो छोटा सा शौचालय है, उसमें आप गर्मी समझ सकते हैं, और मूंछ का दरवाज़ा लगा था, ऊपर से कोई उसका व्यवस्था नहीं थी। ऐसे शौचालय मुझे एक रात में हम लोग को मिले, हम लोग मजबूरन हम लोग को इस्तेमाल करना थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा बेहतर ये सोचा कि जहाँ मैदानी इलाके थे, जहाँ खेत होते, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इससे अच्छा शौचालय इस्तेमाल करने के लिए हम लोग मैदान में ही जाकर ही उसका उपयोग किए। इस शौचालय जाने से बेहतर था कि मैदान में शौच का मैदान को ही शौच के रूप में उपयोग किया जाए। हम लोगों ने किया ऐसा, तो वो भी एक साधन नहीं ये आपने सुधारा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये मैं बड़ा अपने को भाग्यशाली समझता हूँ इस दृष्टि से कि 75वें साल में इस देश के ग्रामीण क्षेत्र को मुझे देखने का अवसर मिला, गाँव में रहने का अवसर देखने को मिला। लेकिन एक बात इसी के साथ साथ ये भी कहूँगा कि मैं 5 दिन रहा, मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आदर दिया, खाने पीने का लगता था कि वो क्या खिला दें, जिसके पास जो बेहतर से बेहतर चीज़ थी वो खिलाने के लिए रहते थे। अगर हम लोग को कहीं गर्मी हो रही है तो पंखा झलने वाले भी आगे खड़े हो जाते थे, और हर तरह से वो लोगों ने जिस तरह से कहा। तो इस ऐसे ग्रामीण लोगों के लिए जो इतने सरल हैं, सहज हैं, जो इतने संघर्ष कर रहे हैं, जो इतने नेक दिल हैं, जो हमेशा लोगों के लिए कर रहे हैं, जो बेचारे अपनी समस्याओं से लड़ नहीं पा रहे हैं, समस्याएं फिर ऊपर लगती चली जा रही हैं। तो ऐसे ग्रामीण लोगों के साथ इस तरह से इस देश के लोग इस लोकतंत्र में जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ एक तरह से शोषण ही कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से जमींदारी व्यवस्था से भी कोई बेहतर व्यवस्था उनको मिली। और इसके उलट उनके पास लोकतंत्र की हालत ये है कि बस उनको यही सिखा दिया गया है कि भाई ये जाति व्यवस्था है और जात के तुम्हारे नेता कल्याण करेंगे, लेकिन कोई जात का नेता भी नहीं आता है, जातवाद में फंसे हुए हैं। तो एक तो उनका माइंड सेट बदल दिया कि जात के चक्कर में उनको फंसा रखा है, और सुविधाओं के नाम पर उनके साथ जो भयानक चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं भयानक इसलिए चीज़ें कर रहा हूँ कि सुविधाओं के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं दिया गया। और जो दिया गया है, जैसे मैंने बिजली का बताया, उनकी हालत देख लिए। सोलर लाइट तो मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी, कहीं किसी के दरवाजे पर लग गई हो तो वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हुआ, लेकिन मुझे सोलर लाइट तो दिखी नहीं। बड़ा प्रचार हो रहा है गाँव में सोलर लाइट हो रही है। तो ये हो सकता है, मैं आजमगढ़ के क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि सरकार ने किसी जिले को स्वर्ग बना दिया हो, जाएंगे तो अन्न जल संकल्प अभियान में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। लेकिन अब मैं अंतिम बात कर रहा हूँ कि जब तक इन सारी समस्याओं का एक ही निराकरण है, गांव सरकार बनाइए, गांव को पूरा का पूरा अधिकार दीजिए, वो अपनी व्यवस्था खुद चलाएं, जितना वो चला पाएंगे चलाएंगे। लेकिन आपने तो जो चलाया है वो तो एक जीरो व्यवस्था है, आप तो कोई व्यवस्था चला ही नहीं रहे गाँव में, बल्कि गाँव का शोषण कर रहे हैं।
आप उनके जितनी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको सारे जो मौलिक अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने उनको दे रखे हैं, उसका कोई आपके लिए उनके लिए कोई मतलब नहीं है। कम से कम गाँव वाले अपनी व्यवस्था चलाएंगे तो कुछ तो हासिल करेंगे, कुछ तो अपने लिए कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो उनको अपना अधिकार दीजिए, वो अपने चलाएं। आप लोगों के, आप नेताओं और अधिकारियों और आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपकी व्यवस्था लोगों ने देख लिया 75 सालों में। उनको आपने अपने नारकी जीवन में उनको आप छोड़ के अपने तो आप बड़े बड़े ठाट बाट से ज़िंदगी ऐश कराएं, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी को आप नारकी बनाएं। कृपया इनको कम से कम, आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मान कर नहीं है, कम से कम इनको पूरा का पूरा जो संविधान ने अधिकार दिया है वो सारा इनको अधिकार दे दीजिए। उनको संविधान ने जो वित्तीय साधन दिया है वो दे दीजिए और इनको अपनी व्यवस्था खुद चलाने दीजिए। देखिए वो किस तरह से गाँव को बदल देते हैं और गाँव को स्वर्ग बनाते हैं। धन्यवाद।